हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में एरे का दूसरा पार्ट मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी हमने एरे के टाइप्स में बता रखा था। एरे हमारा 2 टाइप्स का होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, उसकी डिफिनीशन भी बता रखे हैं, डिक्लेरेशन भी बता रखे हैं, इनिशियलाइजेशन भी बता दिया है और विद एग्जाम्पल भी उसका एक्सप्लेनेशन हमने कर रखा है। उसको हम कितने तरीके से डिक्लेयर्ड कर सकते हैं, कितने तरह से हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ एरे के, जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक लाइन में अगर इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं या समझाने की बात करते हैं तो ये सेम एज ए वर्क करता है सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, यह मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है एज ए सीक्वेंसली एज ए लिस्ट के फॉर्म में ही हमारे डेटा को होल्ड करता है, बट ये डेटा को हमारे रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, वो किस तरह से स्टोर करता है और कैसे कार्य करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सप्लेन करते हैं और 2 लाइन के यहाँ पे डिफिनीशन भी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे के बारे में लिखते हैं, एरे आर यूज टू store the data item of list। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ और लिख देते हैं, लिस्ट बाय स्टोरिंग द डेटा सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, एक छोटी सी डिफिनीशन हमने यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए बताया, एरे आर यूज टू स्टोर द डाटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट बाय स्टोरिंग द डेटा सिंगल डायमेंशनल एरे। परेशान ना हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टी डायमेंशनल एरे की डिफिनीशन 2 लाइन में लिखा। ऑलरेडी हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में बता रखा है कि वो भी हमारे लिस्टिंग के फॉर्म में ही डेटा को होल्ड करता है, मतलब एक सीक्वेंस के फॉर्म में। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देंगे कि इसके लिए हमने जो यहाँ डिफिनीशन लिखी है इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। हमने लिखा, एरे आर यूज टू स्टोर द डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट बाय स्टोरिंग द डेटा सिंगल डायमेंशनल एरे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मल्टी डायमेंशनल एरे का उपयोग डेटा आइटम को लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है सिंगल डायमेंशनल एरे के थ्रू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मल्टी डायमेंशनल समझने का। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे जो हम यूज करते थे उसमें भी है जो सीक्वेंसली लिस्ट में डेटा को होल्ड करने के लिए हमने उसका उपयोग किया, और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल की ऑलरेडी हमने एरे को पहले ही बता रखा है कि ये एक लिस्ट ऑफ फॉर्म एज ए सीक्वेंस या ऑर्डर के फॉर्म में ही डेटा को होल्ड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मल्टी रो और 1 कॉलम के फॉर्म में डेटा को होल्ड कराते हैं, लेकिन यहाँ पे उसी चीज़ को बढ़ाया गया है, किस तरह से इसको यहाँ पे मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम का यूज करके डेटा को होल्ड करने का कॉन्सेप्ट बनाया गया है।
ये कहने का मतलब ये है कि इसका यूज करके हम किसी भी डेटा को बहुत ही मैनेज तरीके से अपने व्यू ऑफ डिस्प्ले पर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे यूजर को डेटा को समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके साथ साथ हम किसी भी डेटा को और भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसकी डिफिनीशन हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे को हम यहाँ पे डिक्लेयर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बताते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। लिसन गाइस, यहाँ पर ध्यान देंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे हमने लिख दिया, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल लिखा और यहाँ पे 2D एरे लिखा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम 2 डायमेंशनल एरे या 2D एरे भी कहते हैं। इसी एरे को हम मैट्रिक्स एरे भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम इसलिए चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे को कितने तरीके से जानते हैं, कितने उसके नेम हैं, ताकि वो चीज़ें आपको मेमोराइज है। कहने का मतलब उसके जितने नाम हैं उनको हम जितनी बार यूज करेंगे अलग अलग तरीके से, वो चीज़ें हमें पता रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डिक्लेरेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल में यहाँ पे डिक्लेरेशन करते वक्त हम यहाँ पे सीधी सी बात यही है कि हम एक डेटा टाइप बताते हैं। यहाँ पे जैसे हमने INT दे दिया, उसके बाद हम यहाँ पे एरे नेम देते हैं। एरे नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते आए हैं प्रोग्राम में अपने, उसी तरह यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे हम देते हैं MD एरे। MD एरे का मतलब हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले ही बताया है कि इस एरे को जब भी हमें डिफाइन करना होता है तो हमें सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, सबस्क्रिप्ट सिंबल का। ठीक, इसमें एक रो होता है, ये रो हो गया, और रो के साथ यहाँ पे कॉलम। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्लेयर्ड करते हैं। तो ये हो गया किसी भी प्रोग्राम में मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। ठीक है, अब इसी के साथ हम बहुत ज़्यादा लेंदी या एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहे हैं, जितनी आपके काम की चीज़ें हैं नेसेसरी हैं उतना बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद हम सिंटैक्स बताते हैं। सिंटैक्स बताएंगे तो इसमें ये चीज़ें और बाकी भी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंटैक्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स ऑलरेडी हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में भी बताया था। तो हमने ये बताया था कि सिंटैक्स का मतलब जो होता है वो एरे का फार्मूला, यानी सिंटैक्स किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के इसके मेथड में लगाया गया, तो ये समझ सकते हैं आप कि ये उसके फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे का समझिए कि यहाँ पे हम फार्मूला ही लिखेंगे कि किस तरह इसको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स दिया और लिखने का तरीका, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये हो जाएगा यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप। उसके बाद हम यहाँ पे एरे नेम कह सकते हैं या वेरिएबल नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया एरे नेम। एरे नेम देने के बाद हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक, सबस्क्रिप्ट एक सिंबल है जो एरे को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हमने रो दे दिया।
पहले रो को डिफाइन करते हैं हम, उसके बाद कॉलम को, ठीक है, और ये सेमी कॉलन। अब यहाँ पे इस बात को हम ध्यान देंगे, जो हम यहाँ पे ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और रो और कॉलम क्या बताएंगे, इस एरे की साइज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में बताया था कि सबस्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ें हम देते थे तो उसके साइज को रिप्रेजेंट करते थे, तो सिर्फ एक ही कॉलम मल्टीपल रो के कॉन्सेप्ट में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जितना रो जितना कॉलम हम चाहते हैं इसकी साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में बता रखा था कि सिंटेक्स जब भी हम लिखते हैं तो डेटा टाइप पहले बताते हैं। तो डेटा टाइप ऑलरेडी हमने यहाँ पे जैसे लिख रखा है इंटीजर, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पर भी डेटा टाइप हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल जो भी हमें ज़रूरत हो हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और एरे नेम में जैसे हमने यहाँ पे EMD एरे दिया तो यहाँ पे हम अपना नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, या जिस पर प्रोग्राम हमारा आधारित हो उससे रिलेटेड यहाँ पे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रो दिया और कॉलम दिया। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक्चुअल में लिखना हो तो हम इसको फ्लोट में देते हैं, FLOT फ्लोट। एरे नेम हम यहाँ पे दे दिए, हमने दे दिया जैसे EMD एरे, ठीक है। और यहाँ पे रो की साइज हमने दे दिया 3 और कॉलम की साइज भी हमने दे दिया 3। तो ये हमारा बन गया क्या, एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन हो गया, किसके थ्रू हो गया, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये 3x3 का एरे हमारा बनेगा कैसे, किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हमने 3x3 का एरे बनाया, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेमोरी में इस तरह ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले ऑफ एरे। अब डिस्प्ले ऑफ एरे में इस बात को हम ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास ये एक ब्लॉक या एक पेज है, तो हमने सबसे पहले क्या इसमें दिया है, रो। तो रो इसमें हमने कितना इनिशियलाइज किया, साइज इसकी 3। तो मतलब ये है कि इस पेज में 3 रो होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 रो बना देते हैं, ठीक है। 3 रो बना दिया। अब 3 रो के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिला, कॉलम। कॉलम कितना है हमने दिया है 3। तो जब हमने 3 कॉलम दिया तो जाहिर सी बात है इसमें 3 कॉलम भी बनना चाहिए, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक देखा जाए तो एक रेक्टेंगुलर चार्ट है जिसमें कई डिब्बे बने हुए हैं जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करें। अगर इस तरह से हम चीज़ों को रीड करते हैं तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम इसको रो बताते हैं और इसको हम कॉलम बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, रो। अब जितने भी यहाँ पे सेल या ब्लॉक दिख रहे हैं इन सब पर्टिकुलर रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक वैल्यू जनरेट करते हैं, एक इंडेक्सिंग होती है, उनका प्लेस होता है, उनको हमारा ये एरे कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने बता रखा है कि एरे हमारा 0 से ही हम इनिशियलाइज करते हैं। तो ये 0 ये 0, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, 0 1 और ये 2, 0 1 2। इसी तरह से हमने दोनों तरफ नंबरिंग कर दिया। ये इंडेक्सिंग है, इसको क्या कहेंगे हम, इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स ऑफ एरे, क्लियर। तो जो हमारा इंडेक्स ऑफ एरे यहाँ पे क्लियर हो गया, वही इंडेक्स ऑफ एरे ये भी है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कॉलम को। अब कैसे हम इन दोनों के साथ किसी पर्टिकुलर एक ब्लॉक को निकालना हो, क्योंकि एक ब्लॉक जो हमारा बन रहा है ये रो और कॉलम दोनों को मिला के बनेगा।
तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पर्टिकुलर हम इसी ब्लॉक को कॉल कर रहे हैं? तो उसको इंडेक्स को एग्जैक्ट हमें पता करना हो। जब हमें इसके एग्जैक्ट इंडेक्स पता होगा तो हम इंडिविजुअली किसी भी ब्लॉक को कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस बात को ध्यान देंगे। जैसे आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, आपने के मैप पढ़ा होगा। के मैप में रिप्रेजेंटेशन जो होता है पुश एंड पॉप में जो ये चार्ट बनता है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रो की वैल्यू कितनी है 0, कॉलम की वैल्यू कितनी है 0। इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया 0 0। इसका इंडेक्स कितना बना 0 0। जब भी 0 0 इंडेक्स को हम कहीं भी यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही ब्लॉक कॉल होके हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये ब्लॉक का इंडेक्स बन गया क्या 0 1। और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा इंडेक्स बन गया 0 2। और फिर उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होता है आगे बढ़ता है तो ये रो की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 होती है और यहाँ पे बन गया ये 1 और कॉलम कौन सा है ये 0 है। तो ये 1 रो और 0 कॉलम के साथ 1 0 इंडेक्स बना इसका। इसी तरह आगे बढ़ा तो ये 1 रो और 1 कॉलम, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा परेशान है, बहुत ही कॉमन सी बात है। बस ध्यान देने की बात है कि हमने किया क्या। अब यहाँ पे दूसरा रो चल रहा है तो 0 कॉलम, फिर दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरा रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रो और कॉलम बताया क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसके पूरे इंडेक्सिंग देख लिया। अब इस इंडेक्स का यूज करेंगे अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी इन इंडेक्स को कॉल करेंगे तो पर्टिकुलर वही ब्लॉक के वही सेल का नंबर या जो डेटा उस पर स्टोर होगा वही कॉल होगा। ज़्यादातर इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं किसी टेबल टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसी के साथ हम इसमें क्या कहते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो हम यहाँ पे इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अरे यार देखो इसको उस तरह पहले। हाँ, तो अभी हमने आपको डिक्लेरेशन बताया, इनिशियलाइजेशन बताया और सिंटैक्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे बताया। अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने दिया एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो चीज़ें हमने बता रखा है, जैसे कि यहाँ पे कहते ये हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम हम देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रा द 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x3 की एक मैट्रिक्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है, बनाना है। तो इसके लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह हम एरे में लूप का यूज करते हुए इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी इसके प्रोग्राम में बता रखा है कि कोई भी हम प्रोग्राम को क्या कहते हैं क्रिएट करते हैं तो इसमें प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स लगा दिया हैश इंक्लूड stdio.h एंड
ठीक है। तो ये हेडर फाइल्स हमने यूज किया। इसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं मेन को, वैड मेन, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने की। हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 ऑफ 3 की मैट्रिक्स बनाना है और इसी को डिस्प्ले कराना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक INT इंटीजर टाइप का हमने लिया। इंटीजर टाइप का हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यम एरे ले लेते हैं, ठीक है। यम एरे, एम एरे मतलब मैट्रिक्स एरे। अब यहाँ पे रो साइज और कॉलम साइज में बतानी, हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमें बताया गया है कि 3 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, 3 रो को यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं, डायरेक्ट साइज को और कॉलम को। इतना देने के बाद अब हम करते क्या हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइजेशन का ऐसे दिखा सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया यम एरे, इसकी इंडेक्सिंग को हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया 10, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं एम एरे 0 1 और यहाँ पे 20 हमने इनिशियलाइज किया। ये हम अभी कांस्टेंट वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे पे, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने दे दिया यम एरे 0 और ये 2। अब हमें ये बात समझनी है कि ये कितनी टाइम तक ये चीज़ें इनिशियलाइजेशन में चलेंगी। हमने जैसे अभी चार्ट बना के बताया था उसी चीज़ को हमें समझना है। तो ये 0 तक चलेगा, 0 से लेके 2, मतलब कि एक कॉलम एक रो को पूरा ये कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह ये 0 0 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी तरह अब आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम यहाँ पे देंगे यम एरे, अब ये 0 से 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 होगा और इसमें वैल्यू होगी 40 एंड सेकेंड इज यम एरे इज 1 of 1 equal to 50 and m array 1 और ये 2, ठीक है। एंड m array 2 of 0 एंड वैल्यू इज 70। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ सेमीकोलन सबके साथ हम यूज करेंगे क्योंकि ये बताता है हमें टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। एंड यम एरे 2 of 1 and is equal to 80, then m array 2 of 2 equal to 90। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि इन दोनों को हमें ये अभी समझना है कि इस तरह की मैट्रिक्स में कुल कितनी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स रो और कॉलम की साइज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस एरे में हम कितनी वैल्यू को दे सकते हैं। तो ये 3 × 3 अगर हम करते हैं तो 3 × 9 आता है, 9 आता है, मतलब इसमें 9 वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए हमने 9 वैल्यू को ही पुट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसके आगे कुछ भी नहीं जाएगा, जैसे ही जाएगा तो एक्स्ट्रा होता है। इतनी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद अब हम इसको करेंगे क्या, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने का मतलब है कि इसे हम प्रिंट करा के ये दिखाएंगे आउटपुट में ये किस तरह से डेटा हमारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रिंटफ
ऑलरेडी हम पहले भी प्रोग्राम में बता रखे हैं कि एक ही प्रिंटफ लाइन में हम कई वैल्यू को प्रिंट करा सकते, तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या, /n का यूज किया। ठीक है, और फिर उसके बाद /t मतलब टैब। अभी हम बताते हैं इन कैरेक्टर्स का, ये फॉर्मेट कैरेक्टर्स का क्या यूज है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हम यूज करते हैं $d /t $d /t, यानी एक प्रिंटफ वैल्यू में हम 3 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहला एरे हमारे पास ये है 0 of 0 का, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे यम एरे, और ये हो गया 0 of 0, m एरे 0 of 1। ठीक है, देन आगे m एरे 0 of 2। ठीक है, तो ये जो है एक रो और 3 कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन का ये प्रिंटफ फंक्शन। अब इसी के साथ इसमें जैसे हम 9 एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं 3 of 3 की मैट्रिक्स बनाने के लिए, उसी तरह हम यहाँ पे 3 प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ लिखा। ठीक है, अभी तक आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए एक लाइन ये गया, एक ये रो को रिप्रेजेंट का फर्स्ट, यहाँ तक फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी रो 1। ठीक है, ये रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक रो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको आप इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग मत देखिएगा कि यहाँ 0 से शुरू किया गया, यहाँ 1 बताया जा रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट एक रो को बताएगा। हमने पहले भी बताया कि जब भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो भी 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया /n /t %d /t %d एंड /t %d एंड /n। ठीक है, अब सेमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे m एरे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 of 0, यहाँ हो जाएगा m of एरे 1 of 1, और यहाँ हो जाएगा m एरे 1 of 2। दैट इज क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे रो 0 0 0 रिप्रेजेंट हुआ, और यहाँ पे दूसरा रो 1 1 1। इससे हम समझ सकते हैं किस तरह ये 1 by 1 रो को ये कैप्चर कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे लास्ट लाइन प्रिंट अप करते हैं /n /t %d /t /d %t and %d /n। Same it is m array 2 of 0, m array 2 of 1, m array 2 of 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों प्रिंटफ लाइन को हमने डिक्लेयर्ड कर दिया। अब आपको ये ध्यान देना है इसमें कि हमने कुछ फॉर्मेट कैरेक्टर यूज किया है। आप लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो फिर से हम आज एक बार रिपीट करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट कैरेक्टर /n यूज किया,
तो मतलब ये न्यू लाइन के लिए यूज किए हैं। जैसे प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट के लिए आएगा तो सबसे पहले एक लाइन नीचे आ जाएगा, नई लाइन पे आके इसको प्रिंट करेगा। आगे टैब, टैब का मतलब ये होता है 8 कैरेक्टर स्पेस, यानी जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं 8 कैरेक्टर स्पेस में उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। चलिए इसको एज आउटपुट हम समझते हैं कि ये आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट फंक्शन यहाँ पे getch हम यूज करते हैं, जो हमारे आउटपुट की स्क्रीन को कुछ समय तक के लिए रोके रहता है, जब तक मतलब हम कोई इनपुट नहीं करते, कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करते, तब तक वो स्क्रीन हमारे सामने ये getch से रोके रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि getch जो फंक्शन होता है यह एक इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि हमारे पास इसकी आउटपुट स्क्रीन ये है, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रखा है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये वैल्यू इंटरनल स्टोरेज का काम करेगा, जो हमें दिखेगी नहीं। हमने असाइन किया इंटरनल इन वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन की, ये वैल्यू क्या करेगा, होल्ड करा देगा। होल्ड कराने के बाद जैसे ही ये प्रोसेस टर्मिनेट करता है, यहाँ पे आगे बढ़ता है, इसको मिला printf फंक्शन। printf फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन होता है जिसमें हमने ये वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए /n दिया गया है, तो हमारा कर्सर जब हमारा सिस्टम चालू होगा तो यहाँ पे होगा, और जैसे ही इसको यहाँ पे /n मिला तुरंत ये एक लाइन नीचे टर्मिनेट करके यहाँ आ जाएगा। और नीचे कर देते हैं जिससे समझ में आए। ये आ गया, आने के बाद हमने यहाँ पे यूज किया है /t। /t का मतलब होता है 8 कैरेक्टर स्पेस, मतलब यहाँ कॉर्नर से 8 कैरेक्टर का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना स्पेस एक कैरेक्टर के बीच में ये क्या करेगा, रख देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दिया क्या, %d। ये %d जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल एरे यानी मैट्रिक्स एरे 0 0 को। ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स एरे फर्स्ट, ये किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट %d। ये फॉर्मेट कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो 0 0 इंडेक्स पर कोई वैल्यू अपने पास होल्ड किए हुए, अब इसी को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यम एरे को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 0 0 जो इंडेक्स है यहाँ पर है, और यहाँ पे हमने इसमें 10 क्या किया है, इनिशियलाइज करा रखा है। तो यहाँ पे ये 10 प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे हमारे। ठीक है, ट्रेन जैसे ही प्रिंट करेगा उसके बाद आगे बढ़ता है, तो इसी फॉर्मेट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। आगे यहाँ पे मिला /t, ये /t भी क्या करेगा, 8 कैरेक्टर स्पेस लेगा। तो 8 कैरेक्टर स्पेस ये इस तरह से हो गया। ठीक है, और ये जो %d दूसरा वाला है ये इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यम ऑफ एरे 0 of 1 है। तो 0 of 1 देखिए कहाँ पे हमने असाइन कर रखा है, ये है यम। ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं, ये इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यम एरे 0 और 1 पे 20 क्या है, इनिशियलाइज है, और इसी वैल्यू पे यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं। तो जैसे ये दूसरा हुआ टर्मिनेट, आगे बढ़ता है, तो इसमें मिला फिर हमें क्या, /t, जो ये फिर से यहाँ पे हमें 8 कैरेक्टर ऑफ स्पेस यहाँ पे अवेलेबल करा दिया। ठीक है, जैसे ही 8 कैरेक्टर स्पेस मिला, आगे फिर %d मिला। तो ये %d क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जो इस printf लाइन में लास्ट है। तो यहाँ पर क्या हमने यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है 0 और 2। यहाँ पे देखिए 0 और 2 इंडेक्स कहाँ है, ये है, ये क्या है, 0 और 2 इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, हमारा एक रो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 0 और 2 इंडेक्स पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 30 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 30 को प्रिंट किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही हमें समझना है कि हम किस वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉरी
यहाँ पर देखिए फिर परसेंट साइन के बाद यहाँ पे स्लैश टी ना हो कि स्लैश एन है, मतलब ये कि अभी यहाँ पे टाइप स्पेस की हमें नहीं स्लैश एन न्यू लाइन की जरूरत है, मतलब इसके आगे अगर और भी एलिमेंट है उनको हम नई लाइन से प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ तक वर्ड पहुँचता है तो हमारा कर्सर यहीं पर रहता है, और जैसे ही इसको यहाँ पे ये न्यू लाइन मिलेगा तुरंत हमारा कर्सर यहाँ से टर्मिनेट करके एक नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमने समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया है आप लोगों को, ऐसा कुछ हमारे आउटपुट में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, ये चीज़ें हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी हम इसको अरेंज भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब दूसरी लाइन पे आते हैं, तो फिर यहाँ पे स्लैश एन मिला, तो यहाँ पे दो न्यू लाइन हुआ, ज़्यादा गैप दिखेगा, एक ये हो गया, एक ये दूसरी लाइन पे आ गए। तो जैसे यहाँ पे फिर से वही मिला क्या, स्लैश टी, तो यहाँ स्लैश टी का मतलब है कि 8 कैरेक्टर क्या है यहाँ पे स्पेस। अब यहाँ पे देखिए 0 1 इंडेक्स बता रहा है, तो 0 इंडेक्स पर देखिए कौन सा यहाँ पे आ रहा है, इससे ये मिला हमें, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 40 आ रहा है, तो यहाँ पे 40 मतलब 40 को प्रिंट किया। तो इसी फॉर्मेट कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिला स्लैश टी, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 कैरेक्टर स्पेस, 8 कैरेक्टर स्पेस के बाद फिर फॉर्मेट कैरेक्टर, फिर यहाँ पे इंडेक्स क्या मिला 1 ऑफ 1, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 ऑफ 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे ये इसी तरह ये कंटिन्यू इस तरह आगे ये बढ़ता जाएगा, इसका हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसी के साथ हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हुआ और यहाँ पे न्यू लाइन मिला, तुरंत हमारा कर्सर यहाँ से टर्मिनेट करके इस लाइन पे आ जाएगा, और फिर जैसे ही नए प्रिंटफ कमांड पे पहुँचेगा तो फिर न्यू लाइन मिला तो एक और नीचे लाइन आ जाएगा, इसके समय मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं तो फिर फॉर्मेट कैरेक्टर परसेंट टी मिलेगा 8 कैरेक्टर स्पेस, फिर परसेंट साइन डी 2 ऑफ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ऑफ 0 देखेंगे कहाँ है, ये है दूसरे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 70 को, तो यहाँ पे हमने इसको, इसी तरह ये क्या करेगा प्रोग्राम हमारा सारी वैल्यूज को ये क्या करेगा प्रिंट करता रहेगा। और ये देखिए 3 ऑफ 3 की मैट्रिक्स हमारे सामने आउटपुट में रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बेटर है। अभी हमने इसे कांस्टेंट टाइप से बताया, इस एरे को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही हमें समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है कि हमें कांस्टेंट टाइप इस तरह से भी इनिशियलाइज करनी पड़ जाती है वैल्यू, और कहीं कहीं पे सिंगल वे में भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कहीं लूप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें हर तरह के मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मेथड ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे एमडी एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हम एरे को 3 मेथड से इनिशियलाइज कर सकते थे। यहाँ पे हमने ये जो बताया इसे आप कह सकते हैं ये फर्स्ट मेथड ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो हम इसको अब क्या कहते हैं एरेज करते हैं, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, सेकेंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब अभी तक हमने आपको फर्स्ट मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल एरे का बताया। अब इसमें देखते हैं सेकेंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन एरे का किस तरह से कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी बताया उसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको हम यहीं बता देते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड इनिशियलाइजेशन, सेकेंड मेथड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने एम एरे दिया, सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने आप लोगों को बता रखा है कि इसी के साथ हम इक्वल साइन लगाते हैं। इक्वल साइन कहीं भी अगर लगाया जाता है तो इससे हम ये समझते हैं कि कहीं इसके जस्ट अपोजिट लिखी हुई वैल्यू इससे कंपेयर की जा रही है, इस पर वैल्यू क्या हो रही है असाइन हो रही है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी इसका उपयोग किया जाता है तो उस केस में वैल्यू असाइन ही होती है, मतलब इस वेरिएबल पे कोई वैल्यू क्या की जा रही है होल्ड की जा रही है। इसको यहाँ पे देने के लिए हम करते क्या हैं कि
करली ब्रेसेस यूज करते हैं, ओपन करली ब्रेसेस, और जितने भी नंबर ऑफ टाइम तक यहाँ पे वैल्यू हमें देना है उन सारी वैल्यूज़ को जो अभी हमें सिंगल सिंगल करके यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं उन एक एक वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि हमें ये जानना हो कि हम इस मैट्रिक्स में कितनी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। तो हमने बताया रो और कॉलम की साइज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एक्यूरेट साइज निकल जाएगी दोनों की, और वही जो दोनों की साइज निकलेगी उसी साइज के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 9 आता है, और इसमें देखिए हमने 9 एलिमेंट्स को या 9 डिजिट नंबर को यहाँ पे क्या किया है, इनपुट किया है। ठीक है, और जब इस तरह से हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसके साथ यहाँ पे हम टर्मिनेटर सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है, क्योंकि ये एंडिंग ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी चीज़ें होने के बाद अब इसमें सिर्फ बचता क्या है कि इसको प्रिंट कराना। इसको हम दो तरीके से कराते हैं, एक हम इसको इंडिविजुअली भी करा सकते हैं, और दूसरा हम इसको क्या कहते हैं, लूप का भी यूज करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इंडिविजुअली बता देते हैं, उसके बाद लूप का यूज करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, हमने यहाँ पे CLR फंक्शन यूज किया, और इसलिए यूज किया है हमने ताकि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो इसका जो पिछला आउटपुट हो वो हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं printf, ठीक है, /n/t %d/t and %d/t and %d/n। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ इसी तरह वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा array, ठीक है, 0 of 0, array 0 of 1, array 0 of 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा हम ऑलरेडी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये गैप न होकर ये नीचे हमने दे रखा है। ये हो गया printf का फर्स्ट, ये हो गया printf सेकेंड एंड गेट ch फंक्शन, और ये सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने लगा रखा है, और सेकेंड रो को लिए 1 of 0, 1 of 1, 1 of 2, और दूसरी रो को अभी हमने जो आउटपुट लिखा था वही आउटपुट सेम भी आएगा इसका। लेकिन इसमें हमें बेनिफिट्स क्या हुआ, जो यहाँ पे हम अभी 9 टाइम तक इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे थे वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। वो हम अब कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं लिखने की जरूरत पड़ी, हमने सेकेंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन का उपयोग किया, और सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे एक टाइम में ही क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर ये वैल्यू डिक्लेयर्ड होने की वजह से इसने क्या किया, एक एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को इसने गेटअप कर लिया, और इसमें आउटपुट में हमारे क्या आएगा, आउटपुट हमारा जैसे पिछला आउटपुट हमने दिखाया था ये उसी तरह आएगा। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 17, 80 और ये 90। ठीक है, तो ये क्लियर। अब इसकी इंडेक्सिंग आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट में ये वैल्यू बनेगी, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में जब ये वैल्यू बनेगी तो ये 0 0 बनेगा, ये 0 1 बनेगा, ये 0 2 बनेगी, और ये 1 0 बनेगा, ये 1 1 बनेगा, ये 1 2 बनेगा, ये 2 0 बनेगा, ये 2 1 और ये 2 2। आप देखेंगे तो अभी जो हमने इंडेक्सिंग में जितने भी नंबर ऑफ वैल्यू को यहाँ पे असाइन किया था वही सारे इंडेक्स हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इन्हीं इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू को क्या कर रहा है, इस एरे में फेच कर रहा है। ठीक है, और उन्हीं 1 by 1 इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू भी हमने प्रिंट कराया है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप इसको समझने के लिए इस मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं।
जैसे हमने अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया और ये बताया कि किस तरह से आप इसको रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये किया, ठीक है, तो ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो रो हमारा 3 है और कॉलम भी 3 है। हमने बताया बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होना चाहिए, तो 0 0, तो ये 0 1 और ये 2, ये 1 ये 2, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नंबर निकालना है, तो हमने पहले ही बताया रो और कॉलम को कंबाइन करके हमारे एक सेल ऑफ इंडेक्स बनता है। तो ये 0 0 बना, ठीक है, ये बनेगा 0 1 बना, ये बना 0 2 बना, ये बना 1 0 और ये बना हमारा 1 1, ये बना 1 2 और ये 2 0 और ये बना 2 1 और ये 2 2। इसको हम गोला कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, इंडेक्स क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हमने गोले में लिखा है ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स को आप कंपेयर करना चाहें तो यहाँ से इंडेक्स कर लिए, 0 0 इंडेक्स पर 10 10, 0 1 पे 20। इस तरह से आप सारी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रीफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम और सॉर्ट करना चाहते हैं। अभी हमने ये सेकेंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा प्रोग्राम आउट सॉर्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। अब जब हम थर्ड मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि ये प्रोग्राम और सॉर्ट हो जाएगा। कैसे सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक हम यहाँ पे लेंगे एरे और यहाँ पे एक लाइन प्रिंटफ देंगे और एक ही लाइन में इनपुट करेंगे और एक लाइन में हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। यूज किसका करेंगे, हम इसमें लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे इनको हम अरेंज कर सकते हैं। एक तरीके से और कर सकते हैं, जो हम यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं दूसरा मेथड यूज करके यूजर डिफाइंड इनपुट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। उसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें बताने चल रहे हैं लूप के थ्रू, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन और सेकंड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे को हमने बता दिया। अब यहाँ पे हम थर्ड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन बताएंगे। थर्ड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, हमें लेना क्या था, सिर्फ एरे हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो हम इसी को यहीं पे छोड़ दें। अब लूप के लिए हमें आई और जे चाहिए, तो आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमें लूप की आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम उन वेरिएबल्स को उसमें क्या करेंगे, डिक्लेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, एक फंक्शन यूज करते हैं CLR, इसका मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। जैसे ये आउटपुट हमारे पास है, जैसे ये प्रोग्राम रन करेगा, ये फंक्शन रीड करेगा, तुरंत ही ये आउटपुट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर से नया यही क्यों ना हो नया प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, अब सीधी सी बात है, हम लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो लूप हमें यूज करने पड़ेंगे, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो हमने INT लिया, INT में हमने यहाँ पे I को डिक्लेयर किया एज ए वेरिएबल, वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया और यहाँ पे I इज लेस देन 3 किया। ये 3 जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अगर हमें यही करना तो माइक्रो वेरिएबल डिक्लेयर करके इसकी साइज को डिक्लेयर करके हम रो और कॉलम भी यहाँ दें। आगे हम और भी एग्जाम्पल बताएंगे उन चीज़ों को, तब वैसा बताएंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल कर देंगे तो ये हमारा जो लूप है एक अधिक चलेगा, ठीक है। तब उस केस में हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एरे की जो भी साइज है, यहाँ पे रो की साइज, रो साइज -1 करना पड़ता है, जाके एग्जैक्ट हमें क्या कहते हैं मैट्रिक्स मिलेगी। तो 3 और उसके बाद यहाँ पे हमने I++ किया जो इंक्रीमेंट को दर्शाता है। उसके बाद ये हो गया आउटर लूप, उसके बाद हम यहाँ पे एक इनर लूप भी क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया फॉर लूप, यहाँ पे फिर हमने क्या लिया, INT ऑफ क्या लिया, हमने जे लिया, ठीक है। जे इज इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया 0 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने जे लिया, तो जे इज लेस देन 3 लिया हमने और J++, ठीक है। ये हमारे पास 2 लूप आ गए, ठीक है। तो दोनों लूप जब हमारे पास आ गए तो अब यहाँ पे हम इसको करेंगे क्या,
इनपुट करना है वैल्यू लूप में। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, printf प्लीज इंटर द नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर इनपुट किया। ये मैसेज हमें बार बार आता रहेगा। ठीक, ये हो गया प्रिंटअप जो हमें बार बार ये इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। और इसी के साथ हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन स्कैनफ। स्कैनफ हमें क्या करेगा, इंटीजर टाइप का हमारा एरे है तो हम यहाँ पे लेते हैं %d। ठीक है, और एड %, जो एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है, यहाँ पे हम देते हैं एम ऑफ एरे। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले आई जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर फिर जी। इस चीज़ को और समझने के लिए अच्छे से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई को रो समझते हैं, जे को कॉलम। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो यहाँ पे आई फॉर हम रो ले सकते हैं और जे फॉर कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर आप लोगों ने लूप में आई और जे के कॉन्सेप्ट को यूज किया, इसीलिए हमने भी इसका यूज किया। आगे जब भी प्रोग्राम में एक्टिव के एक्चुअल ही बनना शुरू होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के, तो उसमें उसी चीज़ को दिखाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये हमारा इनर पार्ट ऑफ लूप का क्लोज हुआ और ये आउटर। ठीक है, तो ये इनपुट के कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज़ों में क्या हुआ, इनपुट हुआ, अब हमें इसे करना है प्रिंट कराना है। जब प्रिंट कराना है तो प्रिंट के लिए हमें यही लूप फिर से चलाना होगा। अब क्या करना होगा, फिर से हम क्या कहते हैं, चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लूप, फॉर लूप, और यहाँ पे फिर से वही चीज़ें हैं हमारे पास, int ऑफ i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 3, i इज प्लस प्लस। देन फॉर लूप जे प्लस प्लस। ठीक है, देन यहाँ यूज करते हैं हम printf। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले के जैसा हम यहाँ printf नहीं देंगे, ये ध्यान देंगे कि ये तीन वैल्यू को, मतलब एक एक रो को प्रिंट करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ऐसा कुछ सोचना होगा कि ये 3 वैल्यू को प्रिंट करे, फिर न्यू लाइन, फिर 3 वैल्यू को प्रिंट करे। ऐसा कुछ सोच के हमें यहाँ पे फॉर्मेट करेक्टर सेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्रिंटअप दिया, तो प्रिंटअप देते ही हमने यहाँ पे क्या किया, /t का यूज किया। ठीक है, /t देने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, %d। वहाँ पे देखिए जैसे हमने मल्टीपल %d ऑफ दिया वो /t का यूज करते हैं, यहाँ सिर्फ हम सिंगल का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कोलन लगाते हैं, कॉमा सेपरेटर, और यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं एम ऑफ एरे। यहाँ पे हमने दे दिया आई, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, जे दे दिया। ठीक है, और ये बंद किया। इतना बंद करने के बाद अब ये लूप हमारा 3 टाइम्स चलेगा, और हमने यहाँ पे इनर पार्ट्स ऑफ लूप को बंद कर दिया। अब न्यू लाइन भी हमने यहाँ पे दिया नहीं, न्यू लाइन कब होगा, कैसे होगा, मतलब ये 3 बार लूप जैसे ही चल करके टर्मिनेट होके बाहर आए, वैसे ही हमारा कर्सर नए लाइन पे आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ में एक अलग से 3 लाइन के बाद /1 दे देते हैं, जो एज ए सेपरेट आउटपुट को हमारे प्रिंट करेगा। और सिंपल यहाँ पे getCS फंक्शन लगाते हैं, और ये मेन को क्लोज किया हमने। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए कि फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, लूप 3 बार चलेगा, ये 1 बार चलेगा तो ये 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो 3 वैल्यू को गेटअप करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही ये लूप टर्मिनेट करेगा, फिर ये लूप दूसरी बार के लिए चलेगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 3 टाइम चलेगा और 3 वैल्यू को लेगा। फिर ये जैसे ही तीसरी बार के लिए चलेगा, फिर ये 3 बार चलेगा, ये जैसे ही चौथी बार के लिए जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, 9 एलिमेंट का ये कलेक्शन कर ले रहा है, और बाहर आते ही तुरंत इसको क्या मिल गया, ये आउटपुट लूप। तो आउटपुट के लिए जैसे ही ये मिलता है तो यहाँ पर भी ये आई क्या है, 0 टाइम चलेगा, तो ये 0 से लेकर 3 टाइम, मतलब कि ये 3 बार वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो इस तरह यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 10, 20, 30, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एरे इनिशियलाइजेशन यूजर के द्वारा डिफाइन की जा रही वैल्यू रन टाइम में, इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आए। हम यहाँ पे लूप किस तरह से ये प्रोसेस कर रहा है, इस चीज़ को आज समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है। आप लोग इसको भली बात समझने को है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में सिंगल लूप के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझा रखी है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ें चलेंगी, उसी को आप अगर फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब बाकी जो भी चीज़ें इसमें बाकी हैं, आगे नेक्स्ट मेथड जो भी है उसमें जब हम लूप का यूज़ करेंगे, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ी सी चेंजेज हैं। तो जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे तो उसी में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे जो आप लोगों को समझ आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पे एरे में, ये एरे में सबसे बड़ी बात होती है प्रोसेस ऑफ लूप, यही सबसे मेन होता है। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तो लूप को हम कहीं भी किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।